चलो सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस सेक्शन 12 किस लिए था? गुड्स के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ठीक है जी। ये किसके लिए? सर्विस के लिए। The liability to pay tax on service shall arise at the time of supply as determined accordance with the provisions of this section। ठीक है जी, पढ़ते यस हैं। सर। The time of supply of the service shall be the earliest of the following date। Earliest of the following date। पहला, the date of issue of invoice by supplier if invoice is issued within the period prescribed under section 31 or date of receipt of payment whichever is earlier। देखो जी, सेक्शन 31 में क्या कहता है कि जैसे ही आपका सप्लाई प्रोविजन हो जाता है, प्रोविजन सर्विस कंप्लीट होता है, सर्विस कंप्लीट होता है, तो आप उसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर में आप इनवॉइस रेज कर दोगे। करेक्ट? यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, देखिएगा मेरा सर्विस कंप्लीट हुआ, ऑडिट कंप्लीट हुआ 4/9/2023 को। स्टैट्यूटरी ऑडिट यही होता है सबकी कंप्लीट, बैलेंस शीट जब साइन होती है। अब लॉ क्या कहता है? 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस कर दो। मैंने सपोज करो, मैंने भाई 4 तारीख को काम था बहुत, पूरा सितंबर बड़ा भारी रहता है हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, तो हमने 1 अक्टूबर को इनवॉइसिंग कर दी, 1 अक्टूबर 2023 को। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 1 अक्टूबर। और पेमेंट रिसीव हुई है मेरे को 1/12/2023 को। पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? सर एक मिनट। 1/10/2023। और इशू अर्लियर है ना। रिटर्न फाइल कब करूंगा? 20 नवंबर को। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। क्लियर। ये तो क्लोज आपका 12वां का है, ये 13वां का वर्ड है। सेकंड क्लॉज क्या कहता है? अगर 4/9 खत्म कर दिया था, लेकिन मैंने इनवॉइस कब किया? इनवॉइस किया मैंने मान लो कि 4 नवंबर क्या 4/11/2023 को। ठीक है? यस सर। और पेमेंट मेरे को रिसीव हुआ है 1/12/2023 को। अब इस केस में कोई मुझे टाइम ऑफ सप्लाई बता सकता है? इनवॉइस सर की डेट को हम कंसीडर करेंगे सर क्योंकि वो 4/10 अर्लियर है। मानेंगे क्या? यस करेक्ट, टाइम ऑफ सप्लाई 4/10 हो जाएगा। इसके लिए हम क्लॉज देंगे क्लॉज 2। ठीक है, ये पढ़ो। द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कहता है सॉरी गलती 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 एग्जाम्पल, इसमें 4/9 हो जाएगा। बताता क्यों, याद देखो। जो पहले केस में था कि अगर तुमने विद इन 30 डेज सर विद इन आपकी 30 डेज वॉइस का टाइम दिया, सेक्शन 31 में कितना कितने डेज का टाइम दिया हुआ है? 30 डेज का। 30 डेज। कह रहा है कि काम खत्म होने के 30 डेज इनवॉइस कर लो। अगर तुमने 30 डेज के अंदर इनवॉइस कर लिया तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच चॉइस अर्लियर, यही लिखा है ना, देखो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट विच चॉइस अर्लियर। ठीक है? यस सर। यस सर। क्लॉज 2 कहता है कि अगर आपने विद इन 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस नहीं किया तो जिस डेट को आपने सर्विस खत्म की वो डेट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। ये एग्जांपल जो मैंने अभी दूसरा कराया ना आपको, 4/9 को आपने काम खत्म कर दिया, इनवॉइस किया 4/11 को, पेमेंट रिसीव हुआ 1/12 को, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 4/9/2023। क्लियर है?
Yes, sir. उसके बाद आ जाओ, सी क्या कहता है? Sir. डेट on which recipient shows the आपकी आवाज receipt नहीं आ of रही। service in books of account in case where the provision of clause A and B is not applied. कह रहा है कि जिस आपकी दिन the वॉइस date on which recipient, कहता है कि अगर A और B अगर डिटरमाइन नहीं हो पाएगा ना, तो जिस दिन रिसिपिएंट ने, जिस दिन मतलब जिसका हमने ऑडिट करके दिया है, और जिस दिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना, जिस दिन वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करता है कि मैंने इनवॉइसिंग कर दी है, सॉरी वो date। यहाँ पे एक सेकंड दोबारा समझो, ए और बी में अगर डिटरमाइन नहीं हो पाता है तो सी क्लॉज आया है, और सी क्लॉज ये बोलता है कि जो रिसिपिएंट होता है ना, रिसिपिएंट ने जिस दिन अपने किताबों में, टैली में, बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चा बुक किया है, दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है? Yes, sir. तो आप ये ध्यान रखना, ये क्लॉज जो है ना, बहुत बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए तो बड़ा ही खतरनाक है। पूछो क्यों? देखो बताता हूँ। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, पता है? अक्रूरल कॉन्सेप्ट किसी को पता है? कौन सा कॉन्सेप्ट सर? अक्रूरल कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस सर पता वही है? ना, बैंक। प्रोविजन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। जब बैलेंस शीट बनाते हो आप और हम लोग, तो 31 मार्च को हम सारे जो प्रोविजन बना के रख लेते हैं खर्चों का, कि मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल मार्च का नहीं आया है, तो 31 मार्च को एक एंट्री डाल दो कितने का आएगा मोटा मोटा। टेलीफोन का बिल नहीं आया है तो डाल दो प्रोविजन बना के मोटा मोटा, फरवरी को देख के मार्च में डाल दो। किसी की सैलरी नहीं दी है तो कैलकुलेट करके डाल दो। वैसे आता है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का प्रोविजन सबके बुक्स में बनाया जाता है, कंपलसरी होता है एज पर प्रूडेंस। अब सपोज करो, अगर ऑडिट फीस का बिल अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 9 तारीख को काम कर देता है, 9 फरवरी सॉरी 4/9 को काम कर देता है। बैलेंस शीट डेट 4 तारीख होती है नॉर्मली, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख। अगर 4/9 को उसने काम खत्म कर दिया, अपनी ऑडिट खत्म कर दी, और अगर उसने 30 डेज के अंदर, मतलब कि 4 अक्टूबर 2023 तक उसने अगर काम कंप्लीट नहीं किया, आई मीन इनवॉइस नहीं किया, ठीक है, तो जो सी क्लॉज ये कहता है ना कि जिस डेट को एक्सपेंस बुक हुआ है रिसिपिएंट के अकाउंट में, और एक्सपेंस कब बुक हुआ है? मार्च 2023 में, तो मार्च 2023 में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा मेरा सी के अकॉर्डिंग? मार्च 2023। तो पेमेंट कब आ रहा है? 1/12/2023 को। समझ गए? इस क्लॉज से जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या एडवोकेट होते हैं ना, वो फंस सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या 90% ये लोग यही करते हैं सर्विस के केस में, कि जब पेमेंट आएगा ना तब इनवॉइस रेज करूंगा। समझे? यस सर। क्यों? कहते हैं कि अगर मैं 4 तारीख को अगर मैं इनवॉइस रेज कर दूंगा, 4 सितंबर को मैंने बैलेंस शीट साइन किया, और विद इन 30 डेज मान लो मैंने 4 अक्टूबर को भी रेज कर दिया इनवॉइस, तो मेरी लायबिलिटी 20/11 को बन जाएगी पे करने की, गवर्नमेंट को पे करने की। यस सर। फीस तो मेरे को रिसीव हुआ है 4/12 को, अपने जेब से क्यों पे करूं टैक्स? यस सर। समझ में आया? यस सर। लोग, मोस्ट ऑफ द लोग ये काम करते हैं, कहते हैं जब पैसा आ रहा है तब बिल रेज करूंगा, लेकिन किसी को ये वाला सेक्शन पता ही नहीं है मोस्ट ऑफ चीजों को। तो जब भी अपने इनवॉइसिंग करे तो ये चीज भी ध्यान में रखें। ठीक है? यस सर। Yes, sir. आपका जो सुमन मैम, आपके क्लाइंट का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप वहां पे ही चेक कर सकते हो, क्योंकि आपकी
कि अभी आप ऑडिट कर रहे हो ना, वो सर्विस इंडस्ट्री जी है। सर। और सर्विस इंडस्ट्री में उनको ये चीजें बता देना, एक दो इनवॉइस पकड़ लेना, उनको जाके समझा के आ जाना। जी सर। ठीक है, उनको समझाना कि इसका प्रोविजनिंग आपने इसका कंप्लीट कब हुआ है, कंप्लीट हुआ है इस डेट को, आपने इनवॉइस किस डेट को किया है, इस डेट को किया है। आप पूछना उनसे कि सर 30 डेज में किया है, 30 डेज में नहीं किया है ना, तो उनके जो सामने वाली पार्टी होगी ना, उसकी प्रोविजनिंग 31 मार्च को किया होगा, 31 मार्च 23 को। बोलो सर ये आपको कैसे पता, सामने वाली बुक्स में कैसे पता होगा कि सामने वाली बुक्स में उन्होंने उसका खर्चा बुक कर लिया है। आपका क्वेश्चन जेन्युइन है ना, कि अगर मान लो सर कोई यस क्लाइंट है सर। बड़ा सा, हमें कैसे पता चला? हाँ। मैं बताता हूँ, उसका 26 एस खोल के देखना, 26 एस में उस जी वाली सर। पार्टी ने टीडीएस काट रखा हुआ ऑलरेडी पिछले साल। हम्म। तो ये चीजें वहां से जी पकड़ सर। में आ जाएंगी। हम्म। और आज तो डिपार्टमेंट इस पॉइंट पे नहीं जा रहा, इस इन डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन आने वाले टाइम में इस डेप्थ पे भी जाएगा डिपार्टमेंट। यस सर। अभी तो जब करोड़ों का बिल होगा, 100 करोड़ का बिल मान लो, चलते हैं बड़े बड़े कंपनी को, इसी का मान के चलो 100 करोड़ का बिल है, ठीक है, 100 करोड़ का बिल का काम हो गया, सितंबर में काम हो गया, मान के चलते हैं 30 सितंबर को, ठीक है, कंप्लीट हो गया, इंजीनियर ने सर्टिफिकेट भी दे दी 30 सितंबर को। लेकिन अब 118 करोड़ रुपया होगा, 18 करोड़ गवर्नमेंट को कब पे करना है एज पर लॉ? 20 अक्टूबर को। चलो वो इनवाइसिंग कर देता है एज पर लॉ, मान लेते हैं उसने इनवाइसिंग कर दी भाई 20 अक्टूबर को, विद इन लॉ है, विद इन 30 डेज है, बोलो यस नो। यस सर। अब Yes, 20 sir. यस अक्टूबर सर। को उसने इनवाइसिंग भी कर दी, बट उसको पेमेंट मिला जाके जनवरी 2024 में, ठीक है। लेकिन जब इसने इनवाइस कर दिया 20 अक्टूबर को, तो इसकी तो लायबिलिटी 20 नवंबर को बन गई ना पे करने की, Yes, sir. बट उसका पैसा कब आया? जनवरी 2024 में। January. इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये लोग पता क्या करेंगे, कि हम बिल करेंगे 1/12 को, ठीक है। अब 1/12 को बाई चांस बिल हुआ, तो लायबिलिटी कब आएगी? 20 जनवरी को, बोलो, सॉरी 1/12/23 को। यस। तो फिर ये दोनों विन विन सिचुएशन हो जाएगा, किसके लिए? रिसिपिएंट के लिए भी और पेयर के लिए भी। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, लॉ कह रहा है कि अगर आपने 30 सितंबर को काम खत्म कर दिया है तो 30 अक्टूबर से पहले पहले बिल कर दो। अगर बिल नहीं करोगे उससे पहले पहले, तो जो प्रोविजनिंग बुक करी है ना रिसिपिएंट ने अपने मार्च की बुक्स में, जब खर्चा बुक किया उसने, तब आपका माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और टाइम ऑफ सप्लाई जब ये माना जाएगा ना, तो मार्च 2023 माना जाएगा। और पेमेंट आप कब कर रहे हो? 20 जनवरी 2024 के रिटर्न में। तो 9 मंथ का तो इंटरेस्ट पूरा पूरा लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सर वो पेमेंट करेंगे तभी तो कोई पे करेगा ना। उससे लॉ को मतलब नहीं है, लॉ को तो प्रोविजन से मतलब है, पेमेंट करे ना करे। तो जीएसटी अपने जेब से पे करेंगे। यस, या तो ऐसे क्लाइंट रखो जो कि आपको तुरंत पे करे। तभी तो आजकल प्रॉब्लम बढ़ गया है कि जब तक पेमेंट नहीं करते तब तक वो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारा जीएसटी रिटर्न ही फाइल नहीं करूंगा। तो ये प्रॉब्लम है। बट देखो यहाँ पे, जो 100 करोड़ रुपए का, अगर मान लो जिस कंपनी का काम कर रहे हो 100 करोड़ का इनवाइस होगा, तो 100 करोड़ एक दिन में तो काम हुआ नहीं होगा, ओवर द पीरियड 6 8 10 महीने में हुआ होगा। हम्म तो इस 100 करोड़ का अगर मार्च 23 में उसने अगर 50 करोड़ का भी किसी पार्टी ने बना रखा होगा इसके नाम का प्रोविजन, तो 50 करोड़ का टाइम तो मार्च में आ गया ना। 9 करोड़ की टैक्स की लायबिलिटी, 50 करोड़ का 18%, मार्च में लायबिलिटी अराइज हो जाएगी ना इसकी। ये जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो ना, उसमें देखना पक्का होगा, यस सर। देखना कभी। मैं बताऊं इसको पकड़ने का तरीका बताऊंगा, आप जस्ट जाके उनके सर से ये पूछ लेना, ठीक है। रुको एक बार, एक सेकेंड बताता हूँ। जी। हाँ। अब देखिए दोबारा, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ द टैक्सेबल सर्विस रिसीव एन अमाउंट अप टू 1000, ये वही वाला क्लॉज है, 1000 तक अगर एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है, ठीक है, तो आप कि आपके रिसिपिएंट सप्लायर की मर्जी है, जो पैसा एडवांस मिल गया 1000 रुपए तक इनवॉइस जब करे उसकी मर्जी है, ठीक है। यस फिर सर। से वही क्लॉज, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है?
बुक्स में रिकॉर्डिंग की डेट और अमाउंट एक्चुअली डेबिटेड इन बैंक विच एवर इज अर्लियर। फिर अब आता है आरसीएम का क्लॉज आपका। In the case of supply in respect of which tax is paid or liable to be paid on RCM basis, the time of supply shall be the earlier of the following. RCM case में the date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date of which payment is debited to the bank account. समझ में आ गया? जिस दिन किताबों में आपने पेमेंट की एंट्री दिखाई है वो वहां गुड्स था, यहाँ पहले पेमेंट की बात कर रहा है, ठीक है? पेमेंट आपके किताबों में बुक्स की है या बैंक से जब गया है, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद कहता है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। कहता है अगर आरसीएम का इनवॉइस होता है ना एडवोकेट वाला, यस सर। जो इनवॉइस डेट से उससे 60 डेज ले लो, ठीक है? और प्रोवाइडेड दैट कि अगर ए और बी पॉसिबल नहीं है तो जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में अकाउंट बुक किया, आपने एंट्री डाली है, ठीक है, और ये भी पॉसिबल नहीं है तो जो सप्लायर है ना, सप्लायर ने जब बुक में अपनी एंट्री डाली है पेमेंट रिसिप्ट होने की, ठीक है? देखो सबसे पहले बोल रहे हैं आरसीएम केस में जिस दिन आपने पार्टी को पेमेंट किया है या बुक्स में डाला है वो हो जाएगा। अगर आपने पेमेंट की एंट्री नहीं करी है तो आपने अगर एडवोक 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ले लो, ठीक है? उसके बाद भी अगर ये दोनों नहीं डिटरमाइन हो पाता है आपका, तो जिस दिन आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करी है वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ये भी नहीं पता लगा पाते हो तो कहता है कि भाई सप्लायर ने जिस दिन इशू किया है ना इनवॉइस, जिस दिन सप्लायर को जिस दिन सप्लायर को पेमेंट रिसीव हुई है वो वाला डेट ले लेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम केस में। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, हम जिस दिन पे करते हैं ना, हमारा जिस दिन इनवॉइस की डेट होती है वो तो हमने टैली में बुक कर लेते हैं, उसी डेट से हम आरसीएम पे करते हैं, ठीक है? यस सर। फिर क्लॉज आता है आपका फिर से बाउचर वाला। अगर बाउचर आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इशू, बाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो जिस दिन रिडीम करोगे वो हो जाएगा। फिर क्लॉज 5 आता है आपका कि अगर आपने ये आपका क्लॉज 2, 3, 4 में अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे वो डेट ले लोगे। रिटर्न फाइल अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो जिस दिन टैक्स पे करोगे वो ले लोगे। इंटरेस्ट केस में आपका वही क्लॉज फिर से कहता है कि जिस दिन आपको इंटरेस्ट रिसीव मिला है ना, जिस दिन आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उस दिन आपका हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है जी? यस सर। यस सर। सेक्शन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, ठीक है? यस सर। उसके बाद एक सेक्शन आता है आपका चेंज इन रेट।